वास्तव में जब हम कहते हैं बदलाव की राजनीति, तो राजनीति को हमने केंद्र में रख रहा है परिवर्तन की दृष्टि से कि जब हम राजनीति कहते हैं तो ये शब्द ही बड़ा साफ है, बड़े सरल ढंग से अगर हम समझना चाहें तो राज्य की जो नीति होगी। देखिए, तीन चीजें होती हैं, एक राज्य होता है, एक सरकार होती है, फिर राज होता है। ये तीन शब्द है। राज्य दी स्टेट के अर्थ में होता है, वो अथॉरिटी। राज्य वो है जो अपने आप में, जैसे कहते हैं कि भारत एक भारतीय राज्य है, राज्य है। तो राज्य शब्द जो है उस अथॉरिटी के अर्थ में आता है, जो किसी देश में एक अथॉरिटी बनती है जिसका राज होता है। कभी राजा का राज्य होता था, तो वो राज्य इस अर्थ में आता है, और एक देश के अर्थ में भी वो आ जाता है, उस भूगोल के अर्थ में भी आता है। जो क्षेत्रफल होता है उसमें जो व्यवस्था काम करती है और जो राज्य के रूप में काम करती है, उसको राज्य कहते हैं। राज्य सरकार के माध्यम से चला करती है। राज्य के अंदर एक सरकार होती है, फिर एक गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट के द्वारा फिर उस राज्य जो है अपने राज्य को स्थापित करता है, जिसको हम शासन कहते हैं, गवर्नेंस के द्वारा उसको स्थापित करता है। तो जब हम राज्य की नीति की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राज्य की अपनी काम करने की एक शैली है, एक पॉलिसी है। राज्य कैसे काम करेगा, उसके प्रावधान क्या होंगे, ये राजनीति का मोटे तौर से हिस्सा बनता है। जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो दो और चीजों की भी बात करनी होगी, समाज और बाजार की भी बात करनी होगी। क्योंकि इन तीन चीजों से चीजें, बिना इनको तुलनात्मक तरीके से समझे राजनीति को भी नहीं समझा जा सकता, और ना राजनीति के अभीष्ट को समझा जा सकता है, या राज्य के अभीष्ट को समझा जा सकता है कि राज्य वास्तव में है क्यों, बनता क्यों है राज्य, या राज्य हमने बनाया क्यों। जब तक इसको नहीं समझेंगे, उसकी नीति को नहीं समझेंगे, और जिस पर्पज से राज्य को बनाया गया, क्या राज्य उस पर्पज को, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है क्या, जिस बदलाव के लिए, जिस परिवर्तन के लिए, या जिस विकास के लिए राज्य को एक माध्यम के रूप में चुना गया, क्या वो उस दृष्टि से है। और जब इसको थोड़ा समझ लेंगे अगले 5-7 मिनट में, तो निश्चित रूप से तब हम देखेंगे कि राज्य के की जो व्यवस्था बनी है, या राज्य की आज जो नीति है, उस नीति के तहत जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो ढांचे बनाए गए हैं, वो ढांचे उन उद्देश्यों के अनुरूप कितने प्रासंगिक हैं, या कितने उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और हर प्रारूप, हर जो स्ट्रक्चर है, हर ढांचे की अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशन। उन लिमिटेशन में कहाँ तक उसकी लिमिट है, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, और अपने सीमाओं को जब वो लांघता है तो किस तरह उसके परिणाम निकलते हैं, और जो एक दूसरे के कैसे अलग अलग जो ढांचे होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको जब हम पूरी राज्य व्यवस्था के इस पूरे स्वरूप को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को समझ लेंगे, तब शायद हम पंचायत और नगर पालिकाओं को ज्यादा ठीक से समझ सकेंगे, और फिर हम देख सकेंगे कि जिन उद्देश्यों के लिए ये राज्य व्यवस्था बनी, या राजनीति जिसको हम कहते हैं वो खड़ी की गई, वो राजनीति क्या उसको पूरा कर रही हो, बदल कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो सही बदलाव की राजनीति क्या हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ा गंभीर विषय रख दिया है मूर्ति जी ने, और ये तो पूरा का पूरा एक शास्त्र है। लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीति शास्त्र के भी कई प्रोफेसर और विद्वान हैं। तो मैं जो अपने अनुभवों से जितना समझ पाया हूँ, उसको मैं बिल्कुल एक, जिसको आप कह लीजिए कि चर्चा के लिए कुछ मुद्दे निकालने जा रहा हूँ, और फिर वो चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो उसके साथ चीजें खुलती हुई चली जाएंगी। उसमें मेरा जितना अनुभव, मुझे जितना समझ में आता है सही गलत, वो मैं आपके सामने उसमें जोड़ता चला करूंगा। बाकी आप सब विज्ञ हैं, आप सब उसको जोड़ेंगे। मैं ये कह रहा था कि तीन चीजें हैं, समाज, राज्य और बाजार। इसको ठीक से समझना होगा। अगर इसको ठीक से समझेंगे तो सारी चीजें आगे की समझ में आ जाती हैं, मुझे ये लगता है। जब हम समाज कहते हैं तो स्वाभाविक है, समाज हम सब समझ रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति के समूह के कई रूप बनते हैं। तो व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय से समाज बनता है। ये अलग अलग है, और सब में थोड़ा अंतर होता है। समूह जब कहते हैं तो व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठा हो जाना ही समूह हो जाता है, ठीक है।
उसमें कोई बहुत दूर तक उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कुछ तात्कालिक कारणों से इकट्ठे हो जाते हैं, परस्पर कोई बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं होता, कोई लंबे साथी नहीं होते। ठीक है, किसी एक पर्पज से मेला हो गया, कहीं कोई बाजार हो गया, लोग इकट्ठे हो गए अपने अपने उद्देश्य के लिए। लेकिन जब समुदाय, वही समूह धीरे धीरे जब समुदाय में कन्वर्ट होता है तो एक अस्थायी भाव बनता है समुदाय। फिर वहां वयम का भाव आता है, रिश्ते वहीं विकसित होते हैं, फिर समान तमाम चीजें हो जाती हैं, और फिर वो वयम उनको इस तरह से जोड़ता है परिवार जैसा रूप। और इसीलिए समुदाय का सबसे छोटा स्वरूप परिवार माना जाता है। फिर पड़ोस के साथ समुदाय बनता है, फिर जातियों का समुदाय बनता है, भूगोल के स्तर पर समुदाय बन जाते हैं, तो सब विभिन्न तरह के समुदाय बनते हैं। और उन्हीं समुदायों से मिला करके फिर समाज बन जाता है। और समाज फिर एक लंबी और सहज प्रक्रिया हो जाती है संबंधों के निर्वाह की, और एक लंबे दूरी के, और वहीं से फिर एक संस्कृति विकसित होती है, कल्चर विकसित होता है, जिसको हम कहते हैं ये हमारी सांस्कृतिक चेतना है, हमारी संस्कृति है। ये आपका समाज होता है। और यही समाज शुरुआती दौर में बना, व्यक्ति से कुछ समूह बना, फिर अपने शिकार की, अपने तलाश में, भोजन की तलाश में या शिकार की तलाश कह लीजिए, वो एक आखेट युग आया, फिर कैसे आया, फिर अंत में हम सब जानते हैं इतिहास में कृषि युग आया। कृषि युग जब आया, तब उस समय कहीं नदियों के किनारे लोगों ने बसना शुरू किया, उनमें एक अस्थायित्व आया, और उसी बसने के क्रम में गांवों की उत्पत्ति हुई, गांव बने। जहाँ बसे वो लोग, जमीन का एक टुकड़ा उन्होंने घेरा, लोगों ने अलग अलग घेर करके और वहां पर खेती करने लगे, और धीरे 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 वो फिर परिवार हो गया, अस्थायी निवास होने लगा। फिर वो जो परिवार बना, फिर पड़ोस बना, और परिवार और पड़ोस को मिला करके गांव बना। इस सारी निर्माण प्रक्रिया में कहीं भी कोई राजा नहीं था, कहीं कोई कानून नहीं था, कहीं कोई संविधान नहीं था। बड़ी ही सहज और स्वाभाविक गति के साथ, बिल्कुल परस्पर सहयोग के कारण, एक दूसरे के साथ फिर जो मित्रता और प्यार का भाव बना, उसके साथ ये खड़ा हुआ, और उसमें एक संबंधों का विकास हुआ, एक रिलेशनशिप बनी, अलग अलग संबंधों के रूप बने, और उसके साथ इस समाज का निर्माण हुआ। और ये एक लंबे काल तक, लंबे दौर तक ये समाज चलता रहा। यहाँ एक गांव बन गया, दूसरी जगह पे दूसरा गांव बन गया, तीसरे गांव बने। दुनिया में इसी तरह सभ्यताएं, मानव सभ्यता विकसित हुई, जैसा कि हम सब लोग इतिहास में भी देखते हैं, तो इतिहास की व्याख्याएं हैं। अब इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत शुरुआती दौर में बड़े प्यार भाव से चलता था, छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, छोटे मोटे कभी विवाद होते थे। उन विवादों को निपटाने के लिए गांव के लोग आपस में ही बैठ जाया करते थे, और आपस में ही वो अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए, अपनी पूरी सामाजिक संरचना को सुरक्षित करने के लिए वो सारी चीजों को तय करते रहते थे। परस्पर सहयोग से सारा काम चलता था। और ये पूरी प्रक्रिया में, जिसे हम कहते हैं कि जब बैठकर तय करने लगते थे, उसी को हमने पंचायत के रूप में उस समय चिन्हित किया था। और ये कहा था कि जिसको कह लीजिए ना कि लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, लोकतंत्र के जो मूल भाव होते हैं, वो सब इसमें समाहित हो जाते हैं। इस सारी चीजों में आप देखेंगे कि वो सारी चीजें समाहित हो रही हैं उस पूरे समाज में। इसी को हम कहते हैं आदिम समाजवाद कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कि जब कहा जाता है मदर ऑफ, ये डेमोक्रेसी की का मदरलैंड है इंडिया। इंडिया ही क्या, बहुत सारे जहां भी ग्रामीण जीवन रहा, उस पर सब जगह इस तरह की जीवंतता रही, इस तरह की जीवन शैली थी दुनिया में। तो ये चलता रहा। ठीक है, हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा इसलिए रहा कि यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी बनी, तो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी का ये मूल चरित्र होता है, इसलिए वो ज्यादा उजागर हुआ और ज्यादा सशक्त रूप से रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की ये खास विशेषता थी। लेकिन ये जो विवाद है, ये जो विवाद जब बढ़ने लगे, आप सब जानते हैं संक्षेप में, कि फिर इसके बीच में राज्य पैदा हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं उसमें। लेकिन अगर हम उसको, माना जाता है पहले शक्ति का, ईश्वर का, ईश्वर दैवी सिद्धांत माना जाता है कि राजा को ईश्वर ने पैदा किया है, ऐसा माना गया। विशेष करके यूरोप में ये सारे सिद्धांत प्रचलित हुए। दूसरा फिर माना गया, हमारे यहाँ भी हुए, कि ब्रह्मा ने मनु को राजा बनाया। ये भी दैवी उत्पत्ति का ही सिद्धांत हो गया था एक तरह से। तो ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत एक आया। फिर आया शक्ति का सिद्धांत, जिसके पास ताकत थी उसने राज्य की स्थापना की, वो राजा बन गया। जिसने, एक कबीले ने दूसरे कबीले को जीता तो वो राजा बन गया, एक सिद्धांत ये भी बाद में आया।
इसी तरह कई तरह के सिद्धांत आते रहे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आया, वो आया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कि ये जो राज्य बना, जैसे आप देख रहे हैं ना, जब मैंने कहा गांव हुआ, तो गांव में जब विवाद हुआ तो कोई एक व्यक्ति उसको जबरदस्ती नहीं आया खड़ा हुआ कि मैं गांव का मालिक हूं और मैं जो कहूंगा, नहीं, गांव के लोग बैठे और बैठ करके उन लोगों ने आपस में तय किया, तो तय किया अर्थात एक सामाजिक प्रक्रिया शुरू हुई, सोशल प्रोसेस शुरू हुआ। और उसी में धीरे धीरे किसी को पंच बनाया गया, किसी को सरपंच बनाया गया, और ये कह लीजिए कि वहीं से एक समझौते के तहत कि चलो भाई ठीक है, तुम सरपंच बन गए, तुम जैसे चाहोगे तुम जो निर्णय दोगे हम लोग मानेंगे, तुम पर विश्वास है। तो ये एक जो पंच की या सरपंच की उत्पत्ति हुई, एक समझौते के तहत हुई, सबकी स्वीकृति के आधार पर हुई। और यही सिद्धांत आगे बढ़ता चला गया और ये माना गया कि राजा भी जो हुआ, ये लोगों ने आपस में समझौता करके किसी एक को राजा बनाया और ये कहा कि आप को राजा बनाया जा रहा है, आप व्यवस्था बनाइए। आपने, अब व्यवस्था क्या थी? देखिए, दो चीजें होती है ना, एक होता है कि साधनों के साधन जिससे जीवन होगा, ये हमेशा समाज अपने बलबूते खड़ा किया करता था। और भारत में तो जिसको हम स्वावलंबी समाज कहते हैं, स्वावलंबन कहते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं, वो यही मतलब था। हम अपने जो हमारी आवश्यक दैनिक आवश्यकताएं थी या दैनिक जो हमारी आवश्यक आवश्यकताएं थी, उनकी पूर्ति हम अपने आप करते। अपने आप मीन्स अपने गांव गांव एक इकाई बन जाती थी, तो वो गांव अपने आप खुद कर लेता था। या फिर जो चीजें नहीं कर पाते थे, परस्परावलंबन होता था, एक गांव दूसरे गांव को सहयोग करके उस चीज को खड़ा करता था। तो ये जो भौतिक जरूरतें जितनी पूरी होती थी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो समाज का अपना जो समुदाय आधारित समाज था वो खुद तय कर लेता था। हाँ, जहां पर संबंधों में बिगाड़ आती थी, और संबंधों में बिगाड़ आने पर ही अशांति पैदा होती थी, झगड़े खड़े हुआ करते थे, तब एक खास तरह की व्यवस्था बनानी, जिसे न्याय व्यवस्था कहा गया। तो उस व्यवस्था की स्थापना के लिए राजा को सुरक्षा के लिए और न्याय के लिए, उसी को आंतरिक सुरक्षा कहते थे और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से जैसे जैसे समाज बड़ा होता गया, उसके विवाद बढ़ते चले गए, उसके हिसाब से समाज ने समझौता करके राजा को बनाया। तो एक सिद्धांत आया कि राजा इस तरह बना, सामाजिक समझौते का। दुनिया में जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, तो उसी ने लोकतंत्र को जन्म दिया था। ये माना गया कि लोगों ने खुद अपनी सरकार का निर्माण किया है, लोगों ने राजा का खुद निर्माण किया है, इसलिए सत्ता लोगों के हाथ में होती है, और लोग जैसा चाहेंगे वैसे सत्ता चलेगी, राजा को चुनेंगे और राजा को वापस बुलाएंगे। यहीं से लोकतंत्र का जन्म होता है, लोकतंत्र का, आधुनिक लोकतंत्र का विचार आता है। बाकी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल ही रही थी अलग अलग राज्यों में, अपने अलग अलग देशों में, अपने अपने तरीके से। खैर, तो ये राज्य की उत्पत्ति हुई। अब आप ये देखिए कि ये राज्य बना, बाजार कैसे आया? बाजार तो तब आया जब हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे, जब नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीजें हो गई, दूसरे ने किया, तो बहुत देर तक वस्तु विनिमय चला। वस्तु विनिमय के बाद फिर क्रय विक्रय की प्रणाली हुई, मुद्रा आई, मुद्रा के आधार पर क्रय विक्रय शुरू हुआ, और बाजार इस तरह हमारे जीवन में आया। अब आप जरा तीनों के चरित्र, तीनों का जो मूल अभीष्ट है और मूल स्वभाव है या मूल आधार है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए, तो उससे चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि इसी गणित में आपको पूरी की पूरी व्यवस्था समझ में आएगी, राजनीति समझ में आएगी। क्योंकि राज्य बनाया किस लिए गया था? सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य को हमने इसलिए बनाया था कि वो हमारे संबंधों को बेहतर रखेगा। एक ऐसी परिस्थिति है, ये नहीं कहा था कि राज्य जो है वो हमारे लिए सुविधाएं इकट्ठा करेगा। ये राज्य की उत्पत्ति के साथ ये नहीं था। राज्य की उत्पत्ति के साथ था, लोगों को अपने ऊपर भरोसा था कि हम अपनी जरूरतों की पूर्ति खुद करेंगे अपने परिश्रम के बल पर। क्योंकि जमीन तो नीचे होती है ना, जहां से चीजें पैदा होती हैं, और वो लोगों की संपत्ति हुआ करती थी, वो लोगों की संपत्ति हुआ करती थी। भूमि जो थी वो लोगों की थी, जिसने जितना अपनी, उस समय तो भूमि की कमी नहीं थी, जिसने जितना जगह घेर दिया वो उसकी हो जाया करती थी, और वहां पर रोटी कपड़ा मकान सबकी चीजें वो वहीं पैदा करता था। तो माध्यम तो वहां था, सब आधार तो वहां था, और उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था लोग अपने सामर्थ्य और परस्पर सहयोग से किया करते थे, सामुदायिक भावना के साथ किया करते थे।
तो इसलिए उनको ये था कि इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बनी रहे हमारी सामुदायिकता, इसके लिए जरूरी था कि हमारे बीच जो संबंधों का में उतार चढ़ाव आता है, उस पर चूंकि हम सब व्यस्त रहते हैं अपने अपने में और वो है, तो इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करो कि वो व्यक्ति इसको देखे और ठीक से न्याय करे, और जब नहीं करेगा तो वापस बुला लिया जाएगा। और परमानेंट करते नहीं थे, सरपंच चुनते थे या पंच चुनते थे, तो उस समय के लिए, उस विवाद के लिए चुन लिया जाता था। तो इस तरह ये राज्य की जरूरत इस बात के लिए बनी कि जो समाज का प्यार भाव है, समाज का सहयोग है, आपस की एकता है, आपस का भाईचारा है, इसको बनाए रखने के लिए और इसके मार्ग में कोई रुकावट ना आए, उस रुकावट को रोकने के लिए राज्य की के बारे में हम लोगों ने सोचा। तो राज्य जिस बात के लिए बना, उसकी नीति तो उसी बात के लिए बननी चाहिए, राजनीति तो उसी तरह से होनी चाहिए थी। तो वो हुआ ये। लेकिन राज्य के पीछे का जो वैज्ञानिक एक कारण है, जिसको कार्य कारण संबंध हम कहते हैं, तो राज्य के का कारण क्या था? जब झगड़ा हुआ तो राज्य बना, संबंधों में बिखराव आया तो राज्य बना। अर्थात जब तक कार्य है तब तक कारण तब तक है जब कार्य तब तक है जब तक कारण रहेगा। तो ये स्वाभाविक था, उनको कारण को खत्म करना था। राज्य की जिम्मेदारी ये थी कि उस कारण को खत्म करता, जिससे वो जो गलत कार्य हो रहे थे वो रुकते। अब आप देख लो कि क्या कारण खत्म किया गया या कारण बढ़ता चला गया। क्योंकि राज्य को जब तो राज्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण था, वो आपस का झगड़ा था, विवाद था, जिसको कहिए जिससे घृणा पैदा होती थी, असहयोग पैदा होता था। ये उसके मूल कारण बना उसका, राज्य का। और राज्य इसमें जब बना तो धीरे धीरे जब राज्य के रूप में वो शक्तिशाली हो गया, और राज्य के आज की तारीख में जब राज्य बढ़ा है, तो आपने देखा है कि उसने कारणों को और ज्यादा पैदा किया है। उसको लगा, जब एक राजा को लगा कि हम राजा कब है? जब लोग लड़ते हैं। अगर लोगों का लड़ना बंद हो जाएगा तो मेरे राजा होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। तो लोग जितना लड़ेंगे, मेरी राज शक्ति उतनी बड़ी होती चली जाएगी। समाज में जितनी विषमता होगी, असंतोष होगा, लोगों में जितना आपस में विवाद चलेगा, उतना ही राज्य शक्ति मजबूत होती चली जाएगी। उसको ये लगा मेरे राजा की शक्ति मजबूत होती जाएगी, तो गाहे बेगाहे उसने प्रयास को भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे यही हुआ कि राज्य मजबूत होता चला गया, और समाज जो प्रेम और सहयोग जिसका आधार था, जो प्रेम के आधार पर खड़ा हुआ था, संबंधों पर खड़ा था, राज्य जो कानून के भरोसे चल रहा था, वो कानून को दिनों दिन मजबूत करता चला गया, और भी कानून बनते चले गए, संविधान बना, कानून बना, ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। रोज 10 कानून बनते जा रहे हैं और होता जा रहा है। बाजार का क्या था? बाजार जो था वो पूंजी के पर आया, पूंजी के बलबूते जो व्यापारी बना वो पूंजी के बलबूते बना, मुनाफा उसका अभीष्ट हो गया, क्रय विक्रय उसका माध्यम बन गया। तो उसके आधार पर ये बाजार बढ़ता चला गया। तो ये देखिए, इन तीनों के स्वभाव समझिए। अर्थात जो समाज नीति होगी वो किस तरह हो सकती है, समझ सकते हैं उसकी क्या है। राजनीति इसलिए थी कि वो समाज को फिर से बेहतर बनाती। बाजार की नीति इस बात के लिए होनी चाहिए थी, या इसी बात के लिए समाज ने बाजार को खड़ा किया। तो समाज ने खड़ा किया दोनों को, इस बात के लिए खड़ा किया कि बाजार जो है वो लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए नहीं कि वो अपना मुनाफा कमाएगा, जरूरत के नाम पर नई तरह की जरूरतें पैदा करेगा वो खुद, और नई जरूरतें वो खुद पैदा करेगा लोगों की, और वो गलत सही जरूरतें पैदा करेगा, और अंत में मुनाफा के लिए सारी चीजें करेगा। राज्य रोज एक नए कानून बनाएगा, नई नई समस्याएं खड़ी करेगा, लोगों में विवाद खड़ा, ये तो नहीं बनाया था। नीति तो इस बात के लिए नहीं थी। और अंत में समाज ने जिस बदलाव के लिए, तो मूल तो समाज है ना, तो समाज ने जिस बदलाव के लिए राज्य और बाजार को खड़ा किया, उससे विपरीत इन दोनों के चरित्र बढ़ते चले गए, और आज हमारे सामने है राज्य और बाजार। ये एक सरल सा, ना कोई इसमें बहुत शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है, आप रोज अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, रोज जीवन में घटते हुए आप इसको देख सकते हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि जो सही राजनीति होनी चाहिए थी, बदलाव की जो सही राजनीति होनी चाहिए थी, वो क्या होनी चाहिए थी, और उस सही राजनीति के तहत जो चीजें होनी चाहिए। इसलिए जब दुनिया ने ये समझा, जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता गया, हमारे यहाँ तो
बड़े सहज और सामान्य, क्योंकि हमारे यहाँ तो राजनीति कभी जीवन के केंद्र में थी नहीं। मतलब इस तरह, चूंकि आप देखिए, भारत आज से राष्ट्र नहीं है। आप वैदिक शास्त्रों में पढ़िए, वेदों में पढ़िए, राष्ट्र शब्द बार बार आया है, कई अर्थों में आया है। और इतना ही नहीं है, आप देखिए यहाँ पर जब कानून आया, कानून का राज्य आया, या यहाँ पर जब भारत एक राष्ट्र बना, उस अर्थ में राजनैतिक दृष्टि से राष्ट्र बना, नेशन स्टेट जिसको आज की तारीख में कहते हैं, नेशन स्टेट जब भारत बना, तो उससे पहले आप देखिए और भी पहले जाइए, तो ये देश एक ठीक था। राजनीतिक इकाइयां अलग अलग थी इस देश में, बहुत सारी राजनीतिक इकाइयां थी, बहुत सारे राज्य थे, लेकिन भारत एक था। क्योंकि एक कबीर बनारस में होता है, लेकिन उस कबीर की वाणी पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। एक शंकराचार्य दक्षिण भारत में पैदा होता है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में जाता है। एक चैतन्य महाप्रभु पूरब में खड़े होते हैं, लेकिन पूरा देश उनसे जुड़ता है। ये जो सांस्कृतिक चेतना थी, गुरु नानक को लेकर के देख लीजिए, या और भी ले ली, जितने भी संत हुए, क्योंकि एक सांस्कृतिक और अध्यात्म आधारित देश था, और संस्कृति जो पूरी की बूंदी बनी, उसके केंद्र में बनी। विवेकानंद ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्याएं की है, जब बात आएगी तो उसकी चर्चा होगी। तो उससे उससे एक सांस्कृतिक चेतना जो थी, जो पूरे समाज को मजबूत करती थी, जो जिस तरह समाज मजबूत बनता था, उसके आधार पर ये अलग अलग राज्यों के रहते हुए ये हुआ। लेकिन दुनिया में राजनीति बहुत पहले से, क्योंकि वहां सभ्यताएं बहुत पहले, जिस तरह से आधुनिक सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे भी हुई, हम सब जानते हैं कि 100 साल पहले वहां पुनर्जागरण काल आ जाता है भारतवर्ष से पहले, और वहां 100 साल पहले ये नई जो आधुनिक सभ्यता है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जो नई सभ्यता है, जिसको हम कहते हैं, जो पूंजीवाद कह लीजिए या किस चीज को उसमें कह लीजिए, सब हिंदुस्तान में आने से पहले वहां पर परिपक्व हो जाया करता था और अपने पतन को के लिए जाता था। क्योंकि हम लंबे समय से गुलाम होने लग गए थे, वर्षों की गुलामी हो गई थी, तो उनके थ्रू हमारे यहाँ आने लगे, उस सब के अभी बीच में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वो कह रहा था, जहां ये समझ आई, जैसे ये समझ बनी कि ये राज्य जो हमने बनाया था, ये समझौते के तहत बनाया था, उसी समय लोकतंत्र का जन्म हो जाता है। आधुनिक लोकतंत्र लगातार लोग ये कहते हैं कि ये सत्ता मूलतः लोगों की है। सत्ता जो है वो लोगों की है। लोगों ने सत्ता को हस्तांतरित किया है, किसी एक राजा में या किसी एक व्यवस्था में उन्होंने स्थानांतरित किया है। और जब उसे उन्होंने हस्तांतरित किया है, तो स्वाभाविक है उस पर नियंत्रण उनका होना चाहिए, और इसी के साथ लोकतंत्र का जन्म होता है। और वहां से ये होता है कि लौटकर हमें फिर हमारी नीति ऐसे बने, हमें लौट करके फिर उस जगह आना है जहां सत्ता अंत में लोगों के पास वापस लौटे। फिर से लोग ही उसके लिए बने। फिर उन्हें अलग अलग शब्दों में गढ़ा गया। लोकतंत्र कहा वो नागरिक होगा, और नागरिक वो होगा जो सत्ता संचालन में मुख्य हिस्सेदारी निभाएगा। ये जो नागरिक शब्द है, मैंने कई बार संदर्भ दिया था कि ये यूनान के नगर राज्यों से ये शब्द आया। और नागरिक वहां 5% 7% नागरिक होते थे नगर राज्यों में, और उनको कहा जाता था जो शासन सत्ता में पूरी भागीदारी रखते थे। तो अर्थात नागरिक का मतलब यही होता था। लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका यही होती थी कि वो सरकार बनाएगा भी और सरकार चलाएगा भी। सरकार बनाने और सरकार चलाने, अर्थात लोकतंत्र में जो राजनीति बननी थी, लोकतंत्र का जो राजनैतिक सिद्धांत तय हुआ है, वो यही हुआ है कि अंततः सत्ता जो है वो लोगों की होगी, और वो जो लोक होगा, तंत्र पर उसका नियंत्रण होगा, और उसके आधार पर ये चीज आगे बढ़ेगी। और इसी अर्थ में जब अगर हम देखें कि ये सत्ता के सरकार बनाने का और सरकार चलाने का, दोनों का, चूंकि हम ये देखते हैं संसदीय लोकतंत्र में, जो आज की राजनीति की दिशा है संसदीय लोकतंत्र की, वहां हम सिर्फ भारतवर्ष में सरकार बनाने तक सीमित रह जाते हैं। सरकार चलाने में हमारी अभी कोई भूमिका नहीं आ रही। हाँ, आने वाली जब टेक्नोलॉजी का जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह विकास हो रहा है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, कोई ना कोई रास्ता बन सकता है, जहां जाकर के सत्ता के संचालन में हमारा हस्तक्षेप, ज्यादा लोग का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। लेकिन ये जो स्थानीय सरकार बनी,
और दुनिया में स्थानीय सरकार का फिर धीरे धीरे वो हुआ। भारतवर्ष में तो नीचे से ऊपर की ही सत्ता विकसित हुई थी, तो भारत का तो इतिहास ही एकदम अलग तरह का है। तो इसीलिए इस अर्थ में देखा गया कि हम जब अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की तो हम तो सहज गति से इसको चला ही रहे थे। अगर आप कभी श्री अरविंद को पढ़िए, जो मानव विकास की यात्रा जो श्री अरविंद ने लिखी है, उसमें उन्होंने भारत की राज्य व्यवस्था के लिए 4 अध्याय लिखे हैं और उन 4 अध्यायों में बहुत विस्तार के साथ श्री अरविंद ने भारत की राज्य व्यवस्था की व्याख्या की है और कैसे दिखाया कि भारत की राज्य व्यवस्था किस तरह से विकसित हुई थी। यहाँ मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी और विशेषकर जब गांव को और पंचायतों को उपेक्षित किया गया था, तब दक्षिण भारत के प्रोफेसर रंगा ने या अयंकर ने, इन सब लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की थी और उसी में एक ने कहा था कि संबोधित किया था कि अगर श्री अरविंद को पढ़ा गया होता तो शायद आज ये चीज न कही जा रही होती और भारत की राज्य व्यवस्था अगर अपने तरीके से तैयार, उस तरह से तैयार की जाती तो शायद एक दूसरा रूप होता। तो श्री अरविंद को हमेशा कोट किया गया है जगह जगह, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ उसको रेफरेंस के रूप में दे रहा हूँ। तो ये था कि फिर लोक आधारित व्यवस्था बने, तंत्र पर लोक का अधिकार हो, इसके आधार पर आजादी आई दुनिया में, स्वतंत्रता आई, स्वतंत्रता के साथ फिर लोकतंत्र आया और भारतवर्ष भी लोकतंत्र से आया। लेकिन जिस लोकतंत्र और जिसके लिए कि सत्ता लोक के हाथ में जाए, उस तरह की राजनीति बदलाव होना था। क्योंकि पहले क्या था, उस तरह की व्यवस्था थी, उस तरह की व्यवस्था ऐसे उसमें सारी चीजें समाहित, और उसी का एक बड़ा बढ़िया मॉडल महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के रूप में दिया था। ग्राम स्वराज्य में वो सारे मूल्य सन्निहित हैं, वो सारे मूल्य सन्निहित हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हो सकते हैं, जिसे गांधी कहते थे राम राज्य के रूप में कहा करते थे, जिसमें सबसे सारे मानवीय मूल्य समाहित हो। तो जो 12 बुनियादी सिद्धांत ग्राम स्वराज्य के निर्धारित किया गांधी ने, उसमें सारी चीजें हैं। मनुष्य की सर्वोच्चता का भाव है, श्रम की प्रतिष्ठा का भाव है, स्वावलंबन है, स्वदेशी है, समता है, समानता है, सर्वधर्म समभाव है, ट्रस्टीशिप है, सारी सहयोग है, सत्याग्रह है, ये सारे उसके मूल्य थे। और ऐसी शिक्षा जिसको बुनियादी शिक्षा कहते थे, जो सबको रोजगार परक शिक्षा हो, जो अभी बात हो रही थी कि बेरोजगारी, जो विद्या और कला दोनों को प्रतिस्थापित करती थी। विद्या जो ज्ञान दे, जिससे ज्ञान मिलता था, कला जिससे कौशल आती थी। तो शिक्षा के दोनों तत्व, विद्या और कला, दोनों उसमें समाहित होते थे। बुनियादी शिक्षा उसी का एक प्रारूप था और इस तरह सारी की सारी व्यवस्थाएं उस तरह से बनाई गई। तो जो नीतियां बननी थी, राज्य की नीति बननी थी, वो इस दिशा में जाना चाहिए। अब वो बदलाव की राजनीति कैसे उस दिशा में नहीं जा पा रही है और उसके लिए आगे क्या करने की जरूरत है, ये सबसे, और उसी के लिए पंचायती राज और ये लोकल गवर्नमेंट के रूप में नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका तो पश्चिम से आई, वो कंसेप्ट ही पश्चिम, ऐसा नहीं है कि नगर राज्य यहाँ था नहीं, नगर राज्य तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आप देखिए जो खुदाई हुई, ऐसी नगरीय व्यवस्था थी कि अद्भुत है, सोचा भी नहीं, लोग सोचते भी नहीं थे। तो नगर व्यवस्था भी थी और गांव व्यवस्था तो थी ही भारतवर्ष में। तो ये जो ग्राम व्यवस्था और नगर व्यवस्था का स्वरूप था और जिसके आधार पे चीजें बनी और बीच में जो बिगड़ी, उनमें जो बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो गुलामी के समय में जो गलतियां हुई, कि जो दुनिया का सबसे संपन्न देश होता था 17वीं शताब्दी में, वो कैसे 2028-29 में आकर के जहाँ की 60 से 70% आबादी भुखमरी, गरीबी और बदहाली और गंदगी में जीने लगी थी, उस बदलाव के लिए राज्य को जो जिम्मेदारी निभानी थी, जो नई नई राज्य व्यवस्था बनी, जो लोकतंत्र आया, उसके आधार पर जो राज्य बना और राज्य की व्यवस्था बनाई गई, उसकी जो राजनीति बननी चाहिए थी, उसकी जो पॉलिसी बननी चाहिए थी और उस दिशा में बदलाव को ले जाना था जहां सुख और समृद्धि फिर से लौट पाती, शायद हम उससे वंचित रहे। और बाद में 40 साल बाद ये आया कि हमें पंचायती राज को ले, अब पंचायती राज बनाया गया, बहुत सारी कमियां हैं, वो सारी चीजें अभी उस पे है, मेरे ख्याल से शायद उस पर हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो ये बदलाव की राजनीति पर हम पहली चर्चा को खत्म कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे संदर्भ आपको मिले होंगे जिससे सवाल जवाब शुरू हो सकता है। धन्यवाद।